सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ डूम पेट्रोल के सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। यानी ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका एक्सपीरियंस खराब हो इस वेब शो को लेकर, तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दें। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी स्पॉइलर है जिन लोगों को नहीं पता है कि डूम पेट्रोल के बाकी के 3 एपिसोड में हुआ क्या। खैर, तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है 17 साल पहले से और सिटी का नाम है सॉल्ट लेक, जहाँ पर हमें एक परिवार दिखाया जाता है अपने बच्चे के साथ, जो अपने बच्चे का बर्थ डे मना रहे हैं। लेकिन अगर बर्थडे केक पर नजर डाली जाए तो केक पर हमें एक आंख नजर आती है और यही चीज साल दर साल चलती ही रहती है। यहाँ तक कि अगर उस बच्चे को ध्यान से देखें तो उस बच्चे के शरीर पर हमें अलग अलग तरीके के टैटूज नजर आते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये टैटूज उस बच्चे की उम्र के साथ उसके शरीर पर बढ़ते जा रहे हैं। और 12 साल का होने के बाद वो बच्चा अपनी माँ से ये पूछता है कि उसे मौका कब मिलेगा दुनिया को बचाने का। और बदले में उस बच्चे की माँ उससे कहती है कि वो मौका जल्द ही आएगा, तब जब तुम्हारे शरीर पर जो निशान बन रहे हैं यानी वो बुक पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी तब। लेकिन यहाँ पर उस लड़के के पिता को देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हर साल उस लड़के के पिता के इंप्रेशन बदलते जा रहे हैं और अब दिन आ गया है प्रेजेंट पर और लड़का पूरे 18 साल का हो गया है। और देखकर ऐसा लगता है कि अब वो पूरी तरीके से रेडी है। इसलिए जब उस लड़के की माँ किचन में नाइफ लेने जाती है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम अब दुनिया बचाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया खत्म करने के लिए रेडी हो गए हो। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और उस लड़के की माँ वहाँ पर आ जाती है और खुद के ही हस्बैंड का गला काट देती है अपनी नाइफ से। और फिर अपने बेटे से ये कहती है कि तुम्हारी बुक अब रेडी हो गई है और तुम और हम मिलकर अब इस दुनिया का नक्शा बदल देंगे। लेकिन वो लड़का डर कर भाग जाता है अपने कमरे में और उस लड़के की माँ का बिहेवियर काफी बदल जाता है। देखकर ऐसा लगता है कि बस वो अपने बेटे को मार ही डालेगी। लेकिन फिर ये सीन हटता है और हमें दिखाया जाता है एक नया कैरेक्टर, जो एक कमरे में काफी सारी घड़ियों के पास बैठा हुआ है। और सिटी है निवेडा, जो वहाँ पर बैठा रिकॉर्ड कर रहा है अपनी वॉइस को और ये कह रहा है कि इस बार वो बुक खुल गई है। लेकिन अब उसे रास्ता नहीं मिल रहा कि इस बुक को वो बंद करने जाए कहाँ पर। और फिर ये सीन हटता है और हमें दिखाया जाता है स्पेन, जहाँ पर एक पैदा हुए बच्चे की रिसेप्शन चल रही है। लेकिन जब उस बच्चे को फादरी अपने हाथ में लेते हैं तो उनके हाथ से खून निकलने लगता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद फादरी के हाथ से रोशनी भी निकलनी शुरू हो जाती है। और फिर ये सीन हटता है और हमें दिखाया जाता है वही इंसान जो कुछ देर पहले घड़ी के पास बैठा था, क्योंकि अब उसके पास वो जितनी भी घड़ियां रखी थी उन सभी में अलार्म बजना शुरू हो गए हैं। और ये देखकर वो इंसान काफी चौकन्ना हो गया है और उसने एक बुक निकालकर कुछ बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन काफी बिगड़ने वाली है। क्योंकि कुछ ही देर बाद दीवार फाड़कर हमें कुछ अजीब से लोग बाहर निकलते हुए नजर आते हैं, जो वहाँ पर उस इंसान को मारने आए हैं। लेकिन वो इंसान कुछ मंत्र बोलकर उन तीनों अजीब से दिखने वाली औरतों को एक बुक में कैद कर देता है, जिस बुक का नाम है हु किल्ड कुक रॉबिन। उसके बाद ये सीन हटता है और हमें दिखाया जाता है क्लेफ, जो अपनी बच्चे की रोने की आवाज सुन रहा है। और जैसे ही वो अपनी बच्ची की तरफ जाता है और उसे गोद में उठाता है तो वो आईने की तरफ देखता है कि वो क्लेफ नहीं बल्कि वही रोबोट है। जिसके बाद वो काफी जोर से चिल्लाता है और फिर उसकी आंख खुल जाती है, जहाँ पर वो अब भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद क्लेफ की बेटी आकर उसके साथ वहीं पर सो जाती है। और जब क्लेफ की आंख खुलती है तो हमें दिखाया जाता है कि क्लेफ सपने देख रहा था। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथ जेन सो रही है, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानता है। लेकिन उस टाइम पर जेन की भी आंख खुल जाती है और वो क्लेफ को काफी गालियां देते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब वो एक अलग ही पर्सनैलिटी में है। उसके बाद हम देख सकते हैं लैरी को, जो टीवी के सामने बैठा हुआ है और टीवी में चल रहा है चीफ और लैरी के बीच की बातचीत, जिसे लैरी देखकर ये समझ जाता है कि उसे यहाँ पर किसने बिठाया और वो उठ के वहाँ से चला जाता है टीवी बंद कर। और फिर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जेन काफी गुस्से में हॉल की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पर पीछे क्लेफ आकर उससे ये पूछता है कि तुम मेरे रूम में आई क्यों थी। और फिर वो उसे जवाब देती है कि जेन उसके साथ रात को नहीं थी, उसके साथ थी बेबी फेस और उसने रात को चीजें बिगाड़ दी थी, इसलिए हैमरहेड को बीच में आकर सिचुएशन संभालनी पड़ी। और फिर क्लेफ हैमरहेड से ये पूछता है कि उसने कुछ गलत कर दिया जो वो उससे इतना चिढ़ती है। फिर हैमरहेड क्लेफ को जवाब देती है कि तुम्हें पता है। लेकिन यहाँ पर क्लेफ को समझ नहीं आता, इसलिए वो फिर से पूछता है और बदले में हैमरहेड उससे बताती है पैराग्वे, जहाँ पर लास्ट टाइम क्लेफ ने क्या किया था वो चीज हमने भी देखी थी कि क्लेफ कितना ज्यादा वायलेंस हो गया था। तो ये चीज शायद हैमरहेड को पसंद नहीं आई। उसके बाद आता है हॉल की मीटिंग का सीन, जहाँ पर सभी लूजर सुपर हीरोज बैठे हुए हैं सिवाय रीटा के। और यहाँ पर साइबॉग उन्हें प्लान समझा रहा है कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल 37 अलग डायमेंशन है और उन्हें एक एक डायमेंशन में जाकर चेक करना पड़ेगा कि चीफ कहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि यही टीम का काम है। और ये बात सुनकर हैमरहेड अपने हाथ उठाती है और ये कहती है हम कब से टीम होने लगे। जिसके बाद
साइबोर्ग उसे समझाता है कि जब कोई लोग मिलकर काम करते हैं तो उसे टीम कहा जाता है। और उसके बाद जेन पूछती है कि रीटा कहाँ पर है, और रीटा वहाँ पर आती है और ये पूछती है कि क्या चल रहा है, और फिर उसे वहाँ पर 37 डायमेंशन के बारे में बताया जाता है। लेकिन साइबोर्ग उसे ताना मारकर कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ बैठने का है, और अगर तुम चाहती हो तो हमारी टीम ज्वाइन कर सकती हो, वरना मर्जी तुम्हारी है। ये बात सुनकर रीटा वहाँ से चली जाती है काफी गुस्सा होकर, और साइबोर्ग फिर से अपने लेक्चर को शुरू रखता है, जिसे सुनकर सभी काफी पक गए हैं। और जब ये मीटिंग खत्म होती है तो लैरी ऊपर की तरफ आता है, जहाँ पर रीटा उसे भला बुरा सुनाना शुरू कर देती है कि वो आजकल उसकी सपोर्ट नहीं लेता। जिसके बाद लैरी उससे कहता है कि उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अंदर की जो एनर्जी है वो उसे बार बार उन लोगों के साथ रहने के लिए कहती है। और उन दोनों के बीच की ये बात चल ही रही होती है कि अचानक से वही इंसान उन लोगों के मेंशन में एंटर करता है, चीफ को ढूंढता हुआ। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इस कैरेक्टर का नाम है किपलिंग। लेकिन अब कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर की ज्यादा डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन देखकर इस कैरेक्टर को ऐसा ही लगता है कि ये कॉन्स्टेंटाइन का एक अलग ही वर्जन है। और इसके बाद हमें शायद हो सकता है कि इस सीरीज में कॉन्स्टेंटाइन भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए। खैर, तो वो कैरेक्टर आगे आकर लैरी और रीटा से पूछता है कि चीफ कहाँ पर है, जिसके बाद वो दोनों उसे बताते हैं कि चीफ कहीं बाहर गए हैं और वो कभी भी वापस आ सकते हैं, और अगर आपका कोई मैसेज है तो आप हमें दे दे, जब चीफ आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे। जिसके बाद किपलिन उन दोनों को ये कहता है कि जब चीफ आएगा उसे ये कहना कि जो उसने मेरा सिक्का लिया था वो मुझे वापस कर दे, क्योंकि दुनिया अब खत्म होने वाली है, वो भी फिर से। जिसके बाद वो इंसान वापस से उन दोनों को कहता है कि मैं जाके लाइब्रेरी में वेट करता हूँ, देखता हूँ कोई हल निकल आता है या नहीं, क्योंकि दुनिया बचानी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक ही जगह पर जमा है, जहाँ पर किपलिन उन लोगों को ये बताता है कि तुम लोग चीफ के साथ इतने साल से हो और चीफ ने कभी भी तुम लोगों को अनरिटन बुक के बारे में बताया ही नहीं। और फिर जेन उससे सवाल करती है कि ये अनरिटन बुक है क्या, जिसके बाद किपलिन उन लोगों को जवाब देता है कि इस बुक में जितने भी शब्द लिखे गए हैं वो भगवान के हैं, और अगर इससे किसी रिचुअल को कर उस बुक के सारे वर्ड्स को पढ़ा जाएगा, उसके बाद एक आंख आ जाएगी आसमान में जो धीरे धीरे दुनिया को खत्म करना शुरू कर देगी। लेकिन क्लेफ को उस इंसान की हर एक बात बिल्कुल बेकार लग रही है और उससे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। खैर, तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किपलिन को उसका सिक्का मिल गया है, जो बाकी दूसरे सिक्कों के साथ वहाँ पर रखा हुआ है एक फ्रेम में, और अब उस फ्रेम को किपलिन ने तोड़कर अपना सिक्का ले लिया है। और वो उसी के साथ साथ उन लोगों को ये भी बताता है कि आज सुबह उसके घर में भी कुछ नन्स आई थी जो इस रिचुअल को कंप्लीट करना चाहती थी, और उनके पास काफी बड़े बड़े रेजर्स थे, जिन रेजर्स से उन्होंने उसकी दीवार को काट दिया। लेकिन उसने वहाँ पर सिचुएशन संभाल ली और उसे लगता है कि वो नन्स फिर से वापस आने वाली है। लेकिन उन नन्स के वापस आने से पहले उन लोगों को उस बुक को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो लोग उस बुक को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन अब यहाँ पर किसी भी समझ नहीं आता है कि उस बुक को वो लोग ढूंढने जाए कहाँ पर। लेकिन उसका जवाब किपलिन के पास है, और उस सिक्के की मदद से एक बोहेमियत बाहर आएगी और उन्हें बताएगी कि वो बुक है कहाँ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक हॉर्स की हेड आई है जो गाना गाकर उन लोगों को इस पूरी सिचुएशन के बारे में बता रही है। और अब ये चीज देखकर हैमरहेड का दिमाग खराब हो गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग करे क्या। लेकिन फिर बीच में साइबोर्ग आकर उन लोगों को ये बताता है कि उसे किपलिन की बातों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो मेंबर है नाइट टेम्पल्स का, जहाँ पर मैजिक किए जाते हैं। और अब रीटा आकर फिर से यही कहती है कि वो लोग कोई सुपर हीरोज नहीं है जो जाकर दुनिया को बचाने का ठेका लेंगे। और उसके बाद लैरी कहता है कि उसे किपलिन पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन उस हॉर्स की बातों पर उसे काफी भरोसा है, इसलिए वो रेडी है। और फिर सभी ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग किपलिन की बात मानकर उस बुक को ढूंढने जाएंगे। और जब वो लोग जाकर किपलिन से ये पूछते हैं कि बुक को कहाँ पर ढूंढना है, तो किपलिन अपनी सिगार से हवा में ही एक पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल के अंदर वो उन लोगों को जाने के लिए कहता है। लेकिन रीटा बाहर वेट करती है और वो लोग बाहर खड़े रह के चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बीच सभी लोग वापस आ जाते हैं और इस बार उन लोगों के पास वही लड़का होता है जिसके शरीर पर काफी सारे शब्द लिखे थे। और वो लोग आकर एक ही बात करते हैं कि पोर्टल बंद कर दो, क्योंकि उस लड़के की माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन जेन बीच में आकर उसे उसी पोर्टल के अंदर धक्का दे देती है और किपलिन सिगार बुझाकर उस पोर्टल को बंद कर देता है और उसी लड़के के नजदीक आकर जो चीज उसने पहले अपने मुंह से निकाली थी उसके सर पर लगाता है और ये चेक करता है कि उन लोगों ने सही बंदे को लाया है या नहीं। और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तो वो ये कहता है कि इस बच्चे को यहीं पर मार देते हैं और उनका काम खत्म हो जाएगा और दुनिया बच जाएगी। लेकिन कोई भी किपलिन की उस बात से एग्री नहीं करता और ये कहते हैं कि जो भी सिचुएशन आएगी वो लोग उसका सामना काफी आराम से कर लेंगे। ये बात साइबोर्ग करता है और ये भी कहता है कि कोई दूसरा रास्ता भी होगा। जिसके बाद किपलिन उन लोगों को बताता है दूसरा एक और रास्ता है, अगर हम लोग जाकर उस गेट को बंद कर देंगे तो भी ये सिचुएशन बंद हो सकती है, जो कि नॉनहाइम में है। और फिर क्लैप आकर ये पूछता है कि नॉनहाइम है क्या, जिसके जवाब में किपलिन उन्हें बताता है कि नॉनहाइम शैतानों का शहर था जिसे काफी साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसी सिटी से वो नन्स आएगी और इस लड़के के आंख पर जो भी शब्द बने हैं उसे रीड करेंगे। और अगर उस गेट को बंद कर दिया जाए तो उन लोगों के पास यहाँ आने का दूसरा कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद किपलिन उन लोगों को ये भी समझाता है कि ये गेट असल में एक स्टिग्माटा है जो किसी पर्सन के हाथों पर बनती है और उस पर्सन को वो लोग ढूंढेंगे तब जाकर ही ये गेट बंद होगा। और सभी लोगों के पॉइंट रीटा की तरफ जाते हैं क्योंकि रीटा
रीटा अपना शेप चेंज कर सकती है और उसकी इस मदद से गेट भी बंद किया जा सकता है। लेकिन अब रीटा वहाँ पर जाने के लिए एग्री नहीं हो रही है, इसलिए हैमरहेड राजी हो जाती है और उसके साथ क्लेफ भी जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जिसके बाद साइबॉग ये कहता है कि वो लोग यहाँ पर रुककर इस लड़के को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन फिर रीटा पूछती है कि गेट का रास्ता कहाँ पर है, और ये बात सुनकर किपलिन अपने मुंह में एक चिंगम खाता है और उसे खाकर वो ये पता लगाता है कि गेट असल में है कहाँ पर। और यहाँ तक कि उसने वहाँ पर क्लेफ और हैमरहेड को शिफ्ट भी कर दिया है एक और पोर्टल की मदद से। लेकिन जाने से पहले वो इन दोनों को ये बताता है कि अपने मकसद से भटकना मत और फालतूगिरी बिल्कुल भी मत करना। जैसे मौका मिले बस जाकर उस गेट को बंद कर देना। और अब यहाँ पर क्लेफ हैमरहेड से ये पूछता है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है और पैरागियर में ऐसा क्या हो गया था। जिसके बाद हैमरहेड उससे ये कहती है कि अगर वो इसे ये बता देगी तो वो अपना मुंह बंद रखे बस। और फिर हैमरहेड उसे बताती है कि तुम एक बीस्ट हो जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और तुमने वहाँ पर लोगों को बेदर्दी से मारा था और उस टाइम पर मैंने ये चीज अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन जेन को ये चीज समझ नहीं आती पर मुझे जरूर आती है। जिसके बाद क्लेफ हैमरहेड से ये कहता है कि वो भी लोगों को मारती है और फिर उसके जवाब में हैमरहेड क्लेफ को ये कहती है कि वो जिन किसी को भी मारती है वो उस टाइम पर पूरे कंट्रोल में रहती है। लेकिन ये चीज अगर तुम्हारी नजर से देखी जाए तो तुम्हें खुद पर अपना कंट्रोल नहीं है। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं कि किपलिन साइबॉग से ये कहता है कि अगर वो लोग गेट बंद करने में नाकामयाब हुए तो हमें यहाँ पर रेडी होना पड़ेगा क्योंकि काफी लोग आएंगे इसे लेने के लिए। और फिर साइबॉग ये कहता है कि मैं ऊपर जाकर चेक करता हूँ कि सारे दरवाजे सही सलामत बंद है या नहीं। और जाते जाते वो यहाँ पर लैरी को इंचार्ज बनाकर जाता है। और फिर किपलिन लैरी से ये पूछता है कि उसे भूख लगी है और लैरी उसे कहता है कि ऊपर फ्रिज में कुछ खाना रखा हुआ है, जाकर खा लो। और जैसे ही साइबॉग आगे बढ़ने लगता है तो वहाँ पर रीटा आकर उससे ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है लैरी एक सुपर हीरो है? तो उसका सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि लैरी भी एक विक्टिम है जो अभी भी अपने अंदर की उस शक्ति से जूझ रहा है। जिसके बाद साइबॉग उसे जवाब देता है कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक होगा लेकिन लैरी के अंदर जो चीज है वो तो सुपर हीरो है और तुम्हें भी ये बात मान लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर रीटा बार बार यही प्रूव करने के चक्कर में लगी है कि वो लोग कोई सुपर हीरोज नहीं बल्कि एक लूजर्स है जो अपनी जिंदगी और हालात से सताए हुए है। और यहाँ पर हैमरहेड और क्लेफ पहुंच गए हैं उस चर्च में जहाँ पर उन लोगों को वो फादरी मिल जाता है जिसके हाथों से हेल गेट की रोशनी निकल रही है। लेकिन जब क्लेफ हैमरहेड को उसके हाथ के हेल गेट को बंद करने के लिए कहता है तो वहाँ पर हैमरहेड थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और जेन के बारे में कुछ अलग ही सोचने लगती है। और यहाँ पर वो पूरा गुस्सा उसी फादरी पर निकालने की कोशिश करती है लेकिन क्लेफ बीच में आकर उसे रोक देता है। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और हेल गेट खुल जाता है और वो दोनों के दोनों उस दुनिया में फंस जाते हैं। और अब यहाँ पर क्लेफ उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार हैमरहेड को ही मानता है और वो उसे चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ पर हैमरहेड अब नहीं है और उसकी जगह अब यहाँ पर पेनी ने ले ली है जो बहुत ही ज्यादा डरती है और वो क्लेफ की हर बात पर उससे माफी मांग रही है। लेकिन इस बीच वहाँ पर दो और गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को अपनी कस्टडी में लेने के लिए कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्लेफ रेडी नहीं है पर पेनी जैसे कि मैंने बताया बहुत डरपोक है और वो बिना बोले ही उन लोगों के पास जाकर खड़ी हो जाती है और पीछे से एक गार्ड आकर क्लिफ को बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे एक कैसल की तरफ ले जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं कि किपलिन कुछ मंत्रों से दरवाजों पर प्रोटेक्शन बना रहा है ताकि जब हमला हो तो वो लोग उन दरवाजों को क्रॉस करके उस लड़के तक ना पहुंच पाए। लेकिन अब उस लड़के को किपलिन के जादू पर थोड़ा सा डाउट है और इसलिए वो उससे पूछता है कि ये छोटी सी मालाएं उसे प्रोटेक्ट कर भी पाएगी या नहीं। जिसके बाद किपलिन उसे बताता है उसने अपना काम तो कर दिया है लेकिन अगर सिचुएशन बुरी हुई तो उसे पता है कि उस हाल में उसे क्या करना है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किपलिन साइबॉग की तरफ गया है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले साइबॉग अपने सारे के सारे वेपन चेक करता है क्योंकि उसे पता है कि सिचुएशन अभी खराब होगी थोड़ी देर में। और उसके बाद किपलिन साइबॉग से ये कहता है कि उसे नहीं लगता है कि उसके दोस्तों ने उस गेट को बंद कर दिया होगा और अगर उन लोगों ने गेट नहीं बंद किया है तो फिर उन लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है उस बुक को डिस्ट्रॉय करने का। और अब भी साइबॉग किपलिन की इस बात से सहमत नहीं है, यहाँ तक कि वो किपलिन को ये भी कहता है कि उस लड़के का नाम बुक नहीं बल्कि एलिट है तो उसे एलिट के नाम से बुलाओ। और रही बात उसे मारने की तो मैं क्या घर में जो कोई भी है वो उसे मारने का सोचेगे भी नहीं। और मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो और कैसे तुम्हारी दोस्ती चीफ के साथ है क्योंकि जिस चीफ को मैं जानता हूँ उनकी दोस्ती काफी अच्छे लोगों से है, उन लोगों से जो ज्यादातर तो लोगों को मारने का नहीं बल्कि बचाने का ही सोचते हैं। उसके बाद किपलिन जाते जाते साइबॉग को ये कहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ सोच समझ के करता हूँ और आज तक मैंने जितने भी लोगों को मारा है वो सब बुरे लोग थे। और बेसमेंट की तरफ आ जाए तो यहाँ पर एलिट लैरी से बातें कर रहा है और उसे ये बता रहा है कि उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि उसकी मॉम इविल है और वो उसके फादर को आगे चलकर मार देगी। लेकिन अब उसे ये सब चीजें देखकर ऐसा लगता है कि उसे दुनिया में जीना ही नहीं चाहिए क्योंकि जब उसका कोई मकसद ही नहीं है तो फिर वो जिंदा रहकर करेगा क्या। क्योंकि एलियट ने ये भी सोचा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो आगे चलकर दुनिया को बचाएगा सुपर हीरो की तरह। लेकिन लैरी उससे कहता है कि सुपर हीरो बस एक दिखावा है और अगर आप जब भी सुपर हीरो बनने का सोचते हो तो कोई ना कोई चीज आपसे जरूर छूटती है और वही हाल मेरा भी है, इसलिए तुम्हें अब मरने का नहीं बल्कि उम्मीदी का रास्ता चुनना चाहिए। और ये सुनकर एलियट काफी भड़क जाता है और वो लैरी से कहता है कि उम्मीद की बात ही मत करो क्योंकि हो सकता है कि वो न
जाए और मुझे पकड़ कर ले जाकर अपनी रिचुअल को कंप्लीट कर दुनिया को खत्म कर दे तो फिर उम्मीद बची कैसे। इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। और जब एलियट यही सब बात कर रहा होता है तो अचानक से लैरी के अंदर से वो एनर्जी बाहर निकल जाती है और दरवाजा खोलकर एलियट को मरने का मौका देती है। और उसके बाद जब लैरी की आंखें खुलती है तो लैरी फिर से उसी टीवी के सामने बैठा हुआ होता है जहाँ पर उसके और चीफ के बीच वही बातें चल रही है। लेकिन अब उसे वहाँ पर कुछ पता चलता है, क्योंकि जब चीफ लैरी से बातें कर रहे होते हैं तो उस बीच वो एनर्जी लैरी के शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। और फिर चीफ उस एनर्जी से ये बात करते हैं कि वो उसी का वेट कर रहे थे और उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिस टेक्नोलॉजी के अंदर अगर वो घुस जाएगा तो उस टेक्नोलॉजी की मदद से वो उन लोगों से कम्युनिकेट कर बातें कर सकता है। लेकिन उस मशीन के अंदर जाने के लिए उसे चीफ पर ट्रस्ट करना होगा और वो एनर्जी चीफ पर ट्रस्ट कर उस मशीन के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद वो चीफ को ये बताती है कि लैरी के शरीर में रहना उसके लिए एक टॉर्चर है। लेकिन जब चीफ उससे और कोई बात पूछने के लिए जाते हैं तो मशीन ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ लैरी और चीफ को भी वो जवाब नहीं मिलता। यानी अब लैरी को यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि उसके अंदर की वो एनर्जी बात भी कर सकती है, लेकिन किसी टेक्नोलॉजी के जरिए। और फिर अगले सीन में हम रीटा को देख सकते हैं जो अभी भी काफी गुस्सा है साइबॉर्ग से। लेकिन जब वो अपने कमरे के बाहर आती है तो वो देखती है केल्ट खिड़की पर बैठा हुआ है, यानी वो यहाँ पर मरने आया है। लेकिन उसने मरने का प्लान ड्रॉप कर दिया है क्योंकि उसे हाइट देखकर डर लग रहा है। और रीटा आकर वहाँ पर उसे ये भी बताती है कि इतनी ऊपर से अगर वो कूदेगा तो सिर्फ उसके हाथ पैर ही टूटेंगे और अगर उसे मरने की एक अच्छी प्लानिंग चाहिए तो वो खुद को जला ले या फिर और हाइट से जाकर कूदे। लेकिन उसके बाद एलियट रीटा से ये कहता है कि वो जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, वो एक फेलियर है। और रीटा उससे कहती है कि फेलियर का मतलब तुम क्या जानो, क्योंकि हम जब इस घर में आए थे तो हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन ये भयानक से घर ने हमें जीना सिखा दिया। और अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो कोई भी इस घर में रहता है वो सभी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बस तुम्हें मौका देना है। खैर तो उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पेनी और क्लेफ जो अब उस कैसल के अंदर है और उन्हें वहाँ पर एक रानी और एक मरा हुआ राजा देखने मिलता है। और उस रानी को देखते के साथ में ही क्लेफ पहचान जाता है कि वो दोनों असल में उस लड़के के माँ बाप है। लेकिन फिर वो औरत ये कहती है कि वो उस बच्चे के माँ बाप नहीं बल्कि उसके सिर्फ गार्ड्स थे, क्योंकि जब तक वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाता तब तक उन्हें सिर्फ उस पर ध्यान रखना था और बदले में उन लोगों को मिलेगा नॉनहार्मनेस जो अब उन्हीं का है। लेकिन वहाँ पर रह रहे जितने भी लोग थे वो सभी के सभी उस बुक को लाने गए हैं। ज्यादातर तो उन सभी की ये कोशिश है कि वो लोग रिचुअल कर एलियट के शरीर पर बने सारे के सारे मार्क्स को पढ़ ले ताकि हेल गेट खुल जाए। लेकिन फिर क्लेफ उस औरत से ये कहता है कि तुम अपने मकसद में कभी भी पास नहीं होगी, क्योंकि हमने उस लड़के को जादू मंत्र से गायब कर दिया है और जब वो तुम लोगों को नजर ही नहीं आएगा तो फिर तुम लोग उसे देखकर पढ़ोगे कैसे। लेकिन फिर वो औरत कहती है कि हम सब कुछ देख सकते हैं और हम जाकर उस बुक को पढ़कर इस दुनिया को खत्म जरूर करेंगे। और फिर अगला सीन दिखाया जाता है मेंशन का, जहाँ पर साइबॉर्ग लैरी को चिल्ला रहा है कि उसने ऐसे कैसे एलियट को जाने दिया। लेकिन रीटा वहाँ पर आकर सिचुएशन संभाल लेती है और वो कहती है कि एलियट उसके साथ है और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर शुरू हो जाता है काउंटडाउन, क्योंकि वो लोग पहुंच गए हैं एलियट को लेने के लिए। और जिसके बाद साइबॉर्ग रीटा को ये कहता है कि वो एलियट को बेसमेंट में ले जाए और जाकर उसी कमरे में बंद कर दे जहाँ पर रिचुअल कर रखा गया है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो मालाएं टूट जाती है, यानी अब रिचुअल भी वहाँ पर टूट गया है। और अब यहाँ पर साइबॉर्ग और किपलिन भी बिल्कुल रेडी है उन लोगों को मारने के लिए। और जैसे ही वो लोग अंदर एंट्री लेते हैं वो लोग एक एक कर सबको मारना शुरू कर देते हैं और लैरी वहाँ से भाग जाता है और ये वेट करता है कि उसके अंदर की एनर्जी निकलकर उसे बचा लेगी। लेकिन वो एनर्जी बाहर निकलती है ही नहीं और लैरी को ये लगता है कि आज उसकी शामत है। लेकिन जब वो लोग लैरी को मारना शुरू करते हैं तो वो एनर्जी लैरी के आंख में से बाहर निकलकर सभी को मारना शुरू कर देती है और वो सभी कागज के पन्ने बनकर जमीन पर गिर जाते हैं। और यही हाल हॉल की तरफ भी है, जहाँ पर साइबॉर्ग और किपलिन उन लोगों को मार रहे हैं। लेकिन फिर एंट्री होती है रॉयल गार्ड्स की, जिन्हें देखकर किपलिन ये बोलता है कि इन्हें मारना थोड़ा मुश्किल है और साइबॉर्ग को उन लोगों के पास फेंक कर वो वहाँ से चला जाता है ताकि किपलिन को टाइम मिल सके और वो जाकर एलियट को वहाँ पर मार दे। और बेसमेंट की तरफ एलियट का दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि अब रिचुअल्स टूट गए हैं और उन्हें अब बचाया नहीं जा सकता। लेकिन रीटा के चिल्लाने के बाद वो उसे सारी की सारी मोती ढूंढ कर देता है। लेकिन फिर वहाँ पर किपलिन पहुँच जाता है अपनी वही फायर शॉट लेकर, जिससे वो एलियट को मारेगा। लेकिन रीटा बीच में आकर उसे रोक देती है और ये कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी और उसे यहाँ पर एलियट को मारने की जरूरत नहीं है। और हम इस बार रीटा को अपने पावर को बिल्कुल सही यूज करते हुए देखते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और वो नन्स वहाँ पर पहुँच जाती है और एलियट को वहाँ से लेकर चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि क्लेफ पक गया है उन लोगों को देख देख कर और अब वो चाहता है कि वो यहाँ से बाहर जाए। लेकिन फिर वो औरत एलियट से ये कहती है कि उसे अंदाजा हो गया है कि अब दुनिया खत्म होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि बुक उन लोगों के हाथ लग गई है।
है। और फिर उसके बाद क्लेफ उस औरत से ये कहता है कि तुम अपने आप को माँ कहती हो और अगर तुम माँ हो तो अपने बेटे के साथ में कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी। और जेन भी क्लेफ की इस बात में हामी भरती है, लेकिन ये बात उस औरत को पसंद नहीं आती और वो क्लेफ को ये कहती है कि भले से ही दुनिया को कुछ भी लगे, लेकिन वो ये जो काम कर रही है वो उसके मालिकों को अच्छा लग रहा है और इसकी उसे एक अच्छी खासी पोजीशन भी मिली है। और बात रही असल दुनिया की तो वो बस एक इल्यूजन है जिसे वो किसी को भी दिखाकर बहला फुसला सकती है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो औरत क्लेफ के दिमाग के साथ भी खेलती है, कभी उसे वो इंसान बनाती है और कभी रोबोट। और यही चीज वो जेन के साथ भी करती है, वो जेन को कभी क्लेफ की बेटी बनाती है और कभी उसे खुद की सारी पर्सनैलिटीज दिखाती है आईने में। ये चीज देखकर क्लेफ काफी डर जाता है और उस औरत को रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो औरत जेन को एक छोटी बच्ची बना देती है और क्लेफ को सिर्फ एक दिमाग। ये देखकर जेन काफी डर जाती है और छुप कर कोने में बैठ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारी की सारी दुनिया चीफ के ही घर में रखे एक छोटे से डिजाइन बॉल में है, जहाँ पर साइबॉर्ग उठकर किम की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो नंद चीफ के मेंशन के बाहर ही एलियट के शरीर से हर एक शब्द पढ़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों की रिचुअल भी खत्म हो जाती है और आसमान में डी क्रिएटर की एक आग भी बन जाती है जो अब दुनिया को खत्म करेगा। और फिर मेंशन के बाहर निकलकर हमारे सभी लूजर सुपर हीरोज ये कहते हैं कि वो लोग काफी लेट हो गए और अब कुछ नहीं किया जा सकता। जिसके बाद किपलिन वहाँ खड़ा ये बोलता है कि शायद हमारे पास दूसरा कोई और रास्ता होगा। और यहीं पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है और हमें डाल देता है काफी ज्यादा कंफ्यूजन में कि अब आगे होगा क्या। वेल, तो अब आपकी क्या राय है एपिसोड नंबर 4 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।